नमस्कार। इजी स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस की स्थापना व उसका इतिहास, उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसके कौन कौन से अधिवेशन थे, उन अधिवेशनों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को लिया गया, तो ये सब बातें जो हम इस आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जो भी एग्जाम हमने देखे उनमें ये देखा गया है कि कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कांग्रेस से रिलेटेड उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा इस वीडियो में कि मैंने सारे जो है तथ्यों को एक साथ इकट्ठा करके इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है दे रहा हूँ, ताकि कांग्रेस या इसके अधिवेशन से संबंधित कोई भी जो भी फैक्ट्स है वो आपके समक्ष जो है हमेशा रहे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका कोई कभी गलत ना हो। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, इस पर आते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये ह्यूम एक अंग्रेज थे, एक आईसीएस थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, रिटायर्ड। तो इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना की गई एओ ह्यूम के द्वारा 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। और इस संघ का पहला अधिवेशन ही कब होना था? दिसंबर 1885 में होने वाला था। कहां पर? पूना में। किंतु पूना में हैजा फैला हुआ था, इस कारण इसका अधिवेशन कहां पर? पूना में हैजा फैला हुआ था, अतः इसका अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? बंबई में आयोजित किया गया। ठीक है। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में आयोजित किया गया और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। अब बात यह आती है कि एक अंग्रेज अधिकारी को क्या पड़ी कि वो कांग्रेस की स्थापना कर रहा है। तो देखिए, इसके बारे में बहुत सारे मत हैं कि कांग्रेस की स्थापना असल में एओ ह्यूम के द्वारा क्यों की गई। ठीक है। तो इसमें एक लाला लाजपत राय ने एक किताब लिखी है, अनहैप्पी इंडिया में उनके द्वारा ये बताया गया कि एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल, सेफ्टी वॉल के रूप में की गई। सेफ्टी वॉल का मतलब यह है कि एओ ह्यूम के द्वारा यह देखा गया कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीयों में असंतोष व्याप्त था अंग्रेजों के खिलाफ, और वो असंतोष अंग्रेजों के पास नहीं पहुंच पाया। और अंग्रेजों के पास अगर वो असंतोष पहुंच जाता तो अंग्रेज क्या करते? समय रहते उस असंतोष को का निवारण करने का प्रयास करते, ताकि बड़ी क्रांति ना हो पाती। तो एओ ह्यूम ने ये विचार किया कि अगर भारत में अंग्रेज साम्राज्य को लंबे समय तक बनाकर रखना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो भारतीयों व अंग्रेजों के मध्य में कार्य करे। यानी उस संस्था के माध्यम से जो भारतीयों में असंतोष है वो अंग्रेजों के पास पहुंचे और अंग्रेज समय रहते उस असंतोष पर कुछ जो है कार्य करे, और जिससे असंतोष को कम किया जा सके, जिससे भारत में लंबे समय तक अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित रह सके। तो इस सोच के कारण ही एओ ह्यूम के द्वारा सेफ्टी वॉल के रूप में या सुरक्षा कवच के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है। और असल में इसका जो नाम था वो प्रारंभ में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन पहले ही अधिवेशन में दादा भाई नरोजी के द्वारा इसका नाम कांग्रेस किए जाने की बात एओ ह्यूम से कही गई और एओ ह्यूम ने इसको स्वीकार कर लिया। इस तरह से जो है इसका नाम क्या बन गया? कांग्रेस बन गया। ठीक है। अब एक तो बात ये निकल के आती है और आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय ने ही 1916 में यंग इंडिया नामक एक समाचार पत्र में एक लेख लिखा और उसमें बताया कि एओ ह्यूम जो थे उनकी द्वारा जो है लगातार जो उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, 1885 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ने लगातार किससे संपर्क रखा? एओ ह्यूम से रखा। तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है।
तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपस्थिति, ये बात किसने कही? लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई। ठीक है, तो एक तो तथ्य ये निकल कर आता है। दूसरा तथ्य ये है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1883 ईस्वी में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक दल की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें जितने भी क्षेत्रीय दल थे उनको जो है सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। तो एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का एक जो है दल तैयार किया गया। इसकी पहली बैठक आयोजित की गई और इसकी नेक्स्ट जो है मीटिंग आयोजित होने वाली थी। तो इसके स्वरूप को देखकर कहीं ना कहीं ए.ओ. ह्यूम को महसूस हुआ कि अगर ये सफल हो गए तो अपना जो एक संस्था निर्माण का कार्य वो नहीं हो पाएगा। इस कारण जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा एक संस्था का जो है गठन करने का, जल्दी से जल्दी गठन करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये एक संस्था गठित हुई कब? 1885 ईस्वी में बंबई में इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया गया और इसके पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या बने? इसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में केवल 72 लोगों के द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें मैक्सिमम लोग तो कहाँ के थे? बंबई के थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी एक बंबई में जो है वकील थे, इनको जो है इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना के बाद इसका दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 ईस्वी में। कहां पर आयोजित किया गया? कलकत्ता में। और किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, भारत के वायुव्रत नेता भी कहा जाता है, तो इनकी अध्यक्षता में दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में विशेष बात ऐसी नहीं थी, पर ये जो दादा भाई नौरोजी थे, इनके बारे में कहा जाता है, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के अंदर इनके द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। धन निष्कासन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में इनके द्वारा सबसे पहले ये बताया गया कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों का शोषण करके आर्थिक रूप से जो पैसा है वो इंग्लैंड ले जा रहे हैं और इससे भारत गरीब होता जा रहा है और अंग्रेज जो है धनी होते जा रहे हैं। तो पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया और राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया गया था। तो ये दादा भाई नौरोजी थे। दूसरे अधिवेशन में इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। अब 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये खूब जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके बाद कांग्रेस का नेक्स्ट अधिवेशन है 1888 में इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल, जैसे आपको नाम से लग रहा है अंग्रेज हैं, तो ये अंग्रेज ही थे। तो ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज क्या बने? अध्यक्ष बने। तो ये भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अधिवेशन है 1889 में बंबई में है, विलियम बेडनबर्ग की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया। मिस्टर विलियम बेडनबर्ग जो है, इनके बारे में विशेष बात यह है, इनके द्वारा ही ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी। ठीक है, जब ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी भी इनके द्वारा लिखी गई थी। ये अंग्रेजी थे, तो ये दूसरे अंग्रेज है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद अब अगला जो है महत्वपूर्ण लेते हैं अधिवेशन कांग्रेस का, वो है 1891 ईस्वी में। ये नागपुर में आयोजित किया गया और पी आनंद चार्लू इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। ठीक है, अब इस अधिवेशन की विशेष बात यह, पी आनंद चार्लू जो थे वो कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष बने। पहले हिंदू अध्यक्ष कौन बने? पी आनंद चार्लू। 1891 का अधिवेशन था, नागपुर का अधिवेशन था। अब बात यह आती है, कई बार जो स्टूडेंट समझते हैं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भी तो हिंदू होते हैं। तो साथियों देखो, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था? ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। ये थे हिंदू ही, लेकिन ईसाई धर्म इनके द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, और इस कारण जो इनको पहला हिंदू अध्यक्ष नहीं माना जा सकता। जबकि 7वां अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन, इसमें पी आनंद चार्लू क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ये पहले हिंदू अध्यक्ष माने जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पर
प्रारंभ में इस तरह के प्रहार हुए कि कांग्रेस एक हिंदुओं की पार्टी है, इसका मुसलमान से कोई लेन देना नहीं है, पर ये देखने में आया, देखो 7वें नंबर पर जाकर जो है 7वें अधिवेशन में जाकर कांग्रेस का कोई हिंदू क्या बना, अध्यक्ष बना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की, रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इस अधिवेशन की विशेष बात है कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम गीत वही गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई। इस किताब को लिखा गया आनंद मठ को, और इस किताब में ही जो है कौन सा गीत लिखा गया, वंदे मातरम गीत लिखा गया है। ठीक है, तो ये अधिवेशन है 1896 का, जिसकी स्थापना कलकत्ता में जो है। इसके बाद कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो कौन सा है, 1905 में बनारस अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब देखिए, इससे पूर्व और एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो ये है कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्रारंभ में जो कांग्रेस में जो नेता थे, चाहे वो व्योमेश्वर बनर्जी है, दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये क्या उदारवादी लोग थे। इनकी जो विचारधारा थी वो इस प्रकार की थी कि ये लोग ये मानते थे अंग्रेज साम्राज्य अच्छा है, भारत में बना रहना चाहिए, और साथ में ही ये इन लोगों की मानना था कि भाई जो भारतीय संस्कृति वो अंग्रेजों से अच्छी नहीं है। तो ये लोग केवल इसमें सुधार लाना चाहते थे। ये उदारवादी लोग थे, नरमपंथी लोग थे, नरम विचारों के लोग थे। ठीक है, ये लोग जो है स्मरण पत्र देकर या जो थोड़ी मोटी जो है मुलाकात करके, मीटिंग्स करके क्या करना चाहते थे, अंग्रेज साम्राज्य में सुधार लाना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर ऐसे भी लोग आने लगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल है। तो ये जो लोग थे जिनको लाल पाल बाल के नाम से जाना था, ये उग्रवादी विचारधारा के लोग थे। इन लोगों का ये मानना था कि जो अंग्रेजी साम्राज्य है वो भारत के हित में कभी भी नहीं हो सकता, इनकी सभ्यता संस्कृति भारतीयों से अच्छी नहीं है, और ये अंग्रेज साम्राज्य इसका तो जो है भारत से जो है अंत हो जाना चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस में दो तरह के विचारधारा के लोग हो गए, एक तो उग्रवादी और एक उदारवादी, गर्म दल वाले और नरम दल वाले। ठीक है, तो ये दो तरह की विचारधारा के लोग आए, तो इनमें धीरे धीरे फिर क्या हुआ, टकरार की स्थिति भी पैदा हुई, वो आगे बात करेंगे। तो देखिए 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया। 1905 में आप लोग सभी जानते हैं कि अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन में इसकी जो है आलोचना की गई, और आंदोलन में जो है इसमें भाग लिया गया। एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसके बाद, बंगाल विभाजन के बाद, तो कांग्रेस ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, अब देखिए साथियों, 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो इस अधिवेशन में जो गर्म दल के जो नेता थे, चाहे उग्रवादी जो नेता थे, उनके द्वारा ये बात रखी कि भाई अब की बार अध्यक्ष कौन बनेगा, हमारा बनेगा। ठीक है, उग्रवादी बनेगा। लेकिन उदारवादियों ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष के लिए जो है खड़ा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में, चूंकि मैंने आपको बताया दादा भाई नौरोजी जो है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते थे, भारत के वायुवृद्ध नेता थे, और इनका जो है उदारवादी के साथ साथ उग्रवादी भी इनका सम्मान करते थे। इस कारण जो है उग्रवादियों ने अपनी मांग वापस ले ली, और इस अधिवेशन में लेकिन उग्रवादियों ने एक बात रखी कि कम से कम ये बताया जाए कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस उद्देश्य को जो है साफ करते हुए दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य किसको बताया गया, स्वराज को बताया गया। स्वराज, तो स्वराज को कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य बताया गया। तो यहां से एक क्वेश्चन निकलता है, वो ये है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो यह है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यह अधिवेशन पूरा हो गया। और इसके बाद 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पुनः जो है उग्रवादियों ने अपनी मांग रखना प्रारंभ किया, भाई इस बार, पिछली बार हमारा अध्यक्ष नहीं बना, तो इस बार तो हमारा अध्यक्ष बनना ही चाहिए। ठीक है, तो इनके द्वारा लाला लाजपत राय का नाम जो है आगे बढ़ाया गया। इधर उदारवादी नहीं चाह रहे थे कि कोई उग्रवादियों में से कोई
क्या बने, अध्यक्ष बने, तो उन्होंने रासबिहारी घोष का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन इस बात को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों में विवाद उत्पन्न हो गया और मामला हाथापाई की नौबत तक आ गया। ऐसी स्थिति में जो है अधिवेशन नहीं हो पाया और जो उदारवादी थे उनके द्वारा उग्रवादी या गर्म दल के नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस विभाजन को क्या कहा जाता है, सूरत विभाजन से, सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ, कहां पर हुआ। तो देखिए 1907 में हुआ और कहां पर हुआ, सूरत में हुआ। ठीक है, तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। साथियों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, बिशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन की विशेष बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस अधिवेशन में जन गण मन गीत गाया गया, जन गण मन गीत जो है गाया गया और ये गीत आपको पता है कि भारत का बाद में चल के क्या बना, राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, तो ये जो गीत है ये किस में लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसी पुस्तक के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले भारतीय जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, तो अपने आप में ये जो कलकत्ता अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बांकीपुर बिहार में। ठीक है, और रविन्द्रनाथ नरसिंह के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन की विशेष बात यह है कि यहां तक आते आते ए.ओ. ह्यूम जिनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। साथ में मित्रों कि ए.ओ. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, ये कांग्रेस के सचिव के पद पर रहे। ठीक है, सचिव के पद पर ये बने रहे थे और उसके बाद 1906 तक इस पद पर रहे। 1906 के बाद दिनसा वाचा जो थे वो क्या रहे, इसके सचिव बने। तो इस अधिवेशन की विशेष बात ये है कि इसमें ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगले अधिवेशन पे चलते हैं 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ में यह आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बात हुई। एक तो क्या हुआ, जो 1907 में कांग्रेस के गर्म दल या उग्रवादी नेताओं के द्वारा कांग्रेस को छोड़ दिया गया था या उनको निष्कासित कर दिया गया था, उन नेताओं के द्वारा पुनः कांग्रेस को जो है ज्वाइन कर लिया गया, वो पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। ठीक है, साथ में ही दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, इस मुस्लिम लीग ने अपनी स्थापना के बाद लगातार क्या किया, कांग्रेस के विरोध में या कांग्रेस के विरोध में जो भी कार्य थे वो किए। ठीक है, कांग्रेस जिस कार्य में जो अपनी सहमति प्रकट करते थे उसमें ये असहमति प्रकट करते थे। जैसे कांग्रेस के द्वारा 1905 के जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका विरोध किया गया था। ठीक है, लेकिन इनने क्या किया, मुस्लिम लीग ने उसका क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, तो ये शुरू से ही जो है कांग्रेस के विरोध में चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे इनको ये महसूस हुआ मुस्लिम लीग को कि इस तरह से कांग्रेस के विरोध में चलने से फायदा नहीं है। ठीक है, और इसलिए इसमें एक समझौता हुआ जिसको लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ भारतीय स्वतंत्र संग्राम की जो आगे लड़ाई थी उसमें जो है भाग लेने का जो है एक निश्चय किया, एक समझौता किया कि अब दोनों ही जो दल हैं वो एक साथ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लखनऊ समझौता कहलाता है। ठीक है, पर इस लखनऊ समझौते में कांग्रेस की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। क्यों की जाती है आलोचना, क्योंकि ये माना जाता है कि कांग्रेस के द्वारा यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाया गया और उसी का ही एक बड़ा परिणाम ये निकला कि भारत का विभाजन हुआ। क्योंकि मुस्लिम लीग चूंकि 1906 में स्थापित हुई थी, इसका कद इतना बड़ा नहीं था कि कांग्रेस अपने पास में बैठा के इसके साथ समझौता करती। ठीक है, कांग्रेस एक बड़ी जो है पार्टी बन चुकी थी, एक बड़ा दल बन चुका था
और अपने पास में मुस्लिम लीग को लेकर एक समझौता करने से मुस्लिम लीग का कद अवश्य क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस कारण जो है इस समझौते की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता में आयोजित किया गया और लेडी एनी बेसेंट को क्या बनाया गया, इसकी जो है अध्यक्ष बनाया गया था। लेडी एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और लेडी एनी बेसेंट कौन थी, लेडी एनी बेसेंट असल में स्कॉटलैंड की रहने वाली एक विदेशी महिला थी। ठीक है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत आई थी और भारतीय रंग ढंग इनको पसंद आ गया। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा भारतीयता को अपना लिया गया। तो लेडी एनी बेसेंट को इसमें अध्यक्ष बनाया गया। असल में इसमें अध्यक्ष बनाना था बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन वो एक कोर्ट की पेशी थी उनकी, कहां पर, इंग्लैंड में, तो वो वहां गए हुए थे। इस कारण लेडी एनी बेसेंट को इसमें अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी, पर ये विदेशी थी। साथ में ये असल में एक 1916 में इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, होम रूल आंदोलन। ठीक है, जिसमें इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साथ में आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन में ये काफी फेमस हो गई थी भारत में। इस कारण 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में लेडी एनी बेसेंट को क्या बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ये। अब देखिए 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन है, यहाँ पर 2 अधिवेशन है। एक विशेष अधिवेशन है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय केवल एकमात्र इस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे, विशेष अधिवेशन में। और बाल गंगाधर तिलक तो अपने पूरे जीवन में एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है, तो इस विशेष अधिवेशन की क्या खास बात थी, इस अधिवेशन में जो गांधी जी का भारत असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वो रखा गया। चित्तरंजन दास के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया, जिसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ, नागपुर में हुआ, विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ। और इस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया और इसके बाद कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1920 का अधिवेशन है। इसके बाद आगे बात करते हैं 1923 में। 1923 में काकीनाडा में हुआ अधिवेशन, लेकिन वो महत्वपूर्ण ना होकर दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। मात्र 35 वर्ष की आयु में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 1924 का बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। ठीक है, इसकी ये सीरियली पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। एकमात्र अधिवेशन है बेलगांव कर्नाटक का, जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन का क्रम कौन सा है, 39वां नंबर का है। ठीक है, इसको हमें जरूर याद रखना है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है 1925 का अधिवेशन और यह अधिवेशन कहां हुआ, कानपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। देखिए, महिला, अगर केवल महिला शब्द आता है जब, तो 1917 का अधिवेशन हो चुका है कलकत्ता का, जिसमें लेडी एनी बेसेंट को बनाया जा चुका था अध्यक्ष, लेकिन वो क्या थी, एक विदेशी महिला थी। अगर बात यह आती है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका आंसर आएगा 1925 कानपुर अधिवेशन है। सरोजिनी नायडू को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन आता है 1926 का महत्वपूर्ण अधिवेशन है, गुवाहाटी का अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता किसने की, श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें विशेष बात यह थी कि इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, यानी उनके लिए कहा गया कि अभी आप सभी लोग जो है क्या करेंगे, खादी का प्रयोग करना प्रारंभ करें। ठीक है, अब इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है 1929 का, ये लाहौर अधिवेशन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन अपना आप में बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है। क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग का मतलब है कि अब हमको पूरी तरह से आजादी चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक नेहरू कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन में की गई थी। ठीक है। और इसके बाद आपको पता है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च का आयोजन किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। और इसी आंदोलन के कारण 1930 में जो है कांग्रेस का फिर अधिवेशन भी नहीं हुआ था। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहां पर? कराची में। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा एक तो भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस अधिवेशन से पूर्व ही गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931 में, और उसमें ये कहा जाता है गांधी जी के पक्ष को लेकर कि गांधी जी के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील नहीं कराया गया। ठीक है। जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो उसमें गांधी जी के द्वारा ये बात नहीं रखी गई, तो इस कारण जो है गांधी जी की इसको लेकर आलोचना की जाती है। ठीक है। तब जब गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कराची गए तो वहां लोगों के द्वारा गांधी जी के खिलाफ जो है धक्का मुक्की की गई, गांधी जी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो इससे गांधी जी बहुत आहत हुए। और गांधी जी के द्वारा यहाँ एक बड़ी बात कही गई कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है। आज हमारे बीच में गांधी जी नहीं है, लेकिन उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो बातें, वो आज भी हमारे समक्ष जो है उपस्थित हैं। उनकी बातों पर ही जो है हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये सही कहा उन्होंने कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। नलिनी सेन गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसकी विशेष बात यह है कि नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला थी। पहली महिला लेडी एनी बेसेंट थी, दूसरी महिला सरोजिनी नायडू थी और तीसरी महिला कौन बनी है? नलिनी सेन गुप्ता। और आजादी से पूर्व अगर 1947 तक का इतिहास देखे कांग्रेस का, तो कांग्रेस के इतिहास में तीन ही महिलाएं जो अध्यक्ष बनी है। 1917 का अधिवेशन है जिसमें लेडी एनी बेसेंट बनी, 1925 का अधिवेशन है कानपुर अधिवेशन, इसमें सरोजिनी नायडू बनी, और ये 1933 का अधिवेशन है कलकत्ता का जिसमें नलिनी सेन गुप्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1936 में ये मात्र एक ऐसा वर्ष है जिसमें कांग्रेस के 2 वार्षिक अधिवेशन हुए। ठीक है। एक तो 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब दोबारा क्यों अधिवेशन हुआ? उसका कारण यह था कि 1937 में चुनाव होने वाले थे, तो उन चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने दिसंबर में पुनः, ये जो पहला हुआ था ये तो मार्च में हो गया था, दूसरा जो है वो कब किया गया? ये दिसंबर में किया गया फैजपुर में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फैजपुर महाराष्ट्र में है। यह अधिवेशन कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन माना जाता है। गांव है फैजपुर, वहां पर इसका अधिवेशन किया गया था। अभी तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो सभी शहरी इलाकों में हुए थे, लेकिन एक पहला ग्रामीण अधिवेशन माना जाता है 1936 का फैजपुर अधिवेशन। साथ में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी बार अध्यक्षता की गई किसकी? कांग्रेस की। 3 बार अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेस के आजादी से पूर्व केवल 2 व्यक्ति हैं। एक तो है दादाभाई नौरोजी, वो 1886 में, इसके बाद 1893 में और इसके बाद 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में बन चुके थे और 2 बार इन अधिवेशन में बने, तो 3 बार ये भी अध्यक्ष रहे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3 बार अध्यक्ष रहे, और गांधी जी केवल 1 बार ही जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जैसे
जो देशभक्त थे उनको एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका नहीं लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा गुजरात में आयोजित किया गया। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। ठीक है, इसमें एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसको प्रदान की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रदान की गई थी। ठीक है, साथ में इसमें देशी रियासतों में भी कांग्रेस के जो माध्यम से प्रचार करने का भी निर्णय लिया गया था। तो ये है 1938 का अधिवेशन। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और इस अधिवेशन की विशेष बात यह है कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पुनः अपने आप को अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष ना बने, खासतौर से गांधी जी। तो गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया का नाम आगे बढ़ाया गया और यहाँ अध्यक्ष पद के लिए क्या हुए? चुनाव हुए। ठीक है, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी ओर गांधी जी समर्थित उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को सफलता मिली, पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए। ठीक है, तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये गांधी जी की हार हो गई। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपनी कार्यकारिणी को बनाना था जीतने के बाद, तो इसके लिए उनके द्वारा महात्मा गांधी से परामर्श लिया गया, कुछ नाम मांगे गए, लेकिन महात्मा गांधी जी के द्वारा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। अतः सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया। ठीक है, और शेष समय के लिए फिर किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था शेष समय के लिए। यहाँ पर इस बात को जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस के बाद कौन शेष समय के लिए अध्यक्ष बने? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, अब देख ले अगले अधिवेशन पाते हैं। 1940 का अधिवेशन है, रामगढ़ बिहार में अधिवेशन हुआ और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। ठीक है, इस अधिवेशन में खास बात ये थी कि एक तो इसमें जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का जो है निर्णय लिया गया, और दूसरी बात यह है इसमें अगस्त प्रस्ताव की भी जो है पृष्ठभूमि तैयार की गई। यहाँ पर जो है एक अंतरिम सरकार के गठन की बात भी रखी गई थी। ठीक है, तो ये 1940 का अधिवेशन। इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1946 में हुआ। तो 1940 से 1946 तक जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? मौलाना अब्दुल कलाम रहे। ठीक है, तो ऐसे समय में ये अध्यक्ष रहे, 5-6 साल लगातार अध्यक्ष रहे, क्योंकि अधिवेशन ही नहीं आयोजित किया जा सका। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सबसे लंबे समय के लिए अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अब्दुल कलाम रहे। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे और सबसे लंबे समय के लिए अध्यक्ष भी लगातार कौन रहे? मौलाना आजाद रहे। ठीक है, अब देखिए 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन का हुआ, मेरठ में हुआ। जेबी कृपलानी इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बने और 1946 में इसका जो है आयोजन किया गया था। जब 15 अगस्त 1947 में देश को आजादी मिली, तब ये पूछा जाता है कि देश की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, क्योंकि अगस्त के बाद ही जो है क्या हुआ था? कांग्रेस का नया अधिवेशन हुआ था। 1946 में मेरठ के अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, तो इसलिए आजादी के समय किसको अध्यक्ष माना गया? जेबी कृपलानी को अध्यक्ष माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो देखिए 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि आजादी के बाद कांग्रेस के पहले सम्मेलन में अध्यक्ष कौन था? तो पट्टाभी सीतारमैया थे, और इस सम्मेलन का आयोजन कौन से स्थान पर हुआ? तो स्थान है जयपुर। ठीक है, तो साथियों इस तरह से आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। मेरा ये प्रयास था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मैं ला सकूं, ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। धन्यवाद।